दोस्तों नमस्कार। मैं रुपेश सिन्हा आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में। और आज का जो टॉपिक है वह आपका राष्ट्रपति है। आज का टॉपिक हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप लोग हमेशा प्रश्न देखते हैं, वो चाहे आपका जेएसएससी का हो, एसएससी का हो, कुछ भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपको राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ प्रश्न ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह आपका वर्णित है कहाँ पर, कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 यह कहता है हम लोगों को कि भारतीय शासन व्यवस्था में एक राष्ट्रपति का पद होगा। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति, देखिए यहाँ पर जो कार्यपालिका शक्ति है वह आपका क्या चीज़ में निहित होगा? तो वह आपका राष्ट्रपति में निहित होगा। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वह आपका किसके अकॉर्डिंग होगा, है ना। तो किसके अकॉर्डिंग होगा? तो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग होगा। यह बात आपका अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति आपका किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। देखिए दोस्तों, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। यह व्यवस्था आपका ब्रिटेन, है ना, यह व्यवस्था आपका ब्रिटेन से ली गई है। क्योंकि देखिए, संसदीय व्यवस्था रहने के कारण ही मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना। संसदीय व्यवस्था होने के कारण यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः वह राष्ट्रपति जो है वह आपका नाम मात्र की कार्यपालिका है। राष्ट्रपति जो है वह आपका नाम मात्र का कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। देखिए, ऐसे जितना भी काम होता है सब आपका राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन करने वाला मतलब एक तरह से राष्ट्रपति नाम मात्र का है, लेकिन वो कार्य करने वाला प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है। देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 मैंने शुरू में ही बताया कि अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होता है जो संवैधानिक प्रधान होता है ना। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और यह प्रथम नागरिक भी कहलाता है। अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, ठीक है, तो भारत का प्रथम नागरिक आपका कौन है? तो राष्ट्रपति है। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति पद की योग्यता, है ना। देखिए, हर किसी ना किसी का कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन है
तो उसी तरह हमारे राष्ट्रपति का भी है ना, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का भी एक क्वालिफिकेशन दिया गया है ना। राष्ट्रपति का भी एक क्वालिफिकेशन दिया गया है। क्या है वह क्वालिफिकेशन? तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह, है ना, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, है ना, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, है ना। देखिए यह आपका कहाँ वर्णित है? तो अनुच्छेद 58 में वर्णित है। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, है ना, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। चुनाव के समय, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो तो उस समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, है ना, मतलब किसी तरह का वो लाभ के पद पर नहीं हो, ठीक है, किसी तरह वह लाभ के पद पर नहीं हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 54 के अनुसार, अनुच्छेद 54 के अनुसार। इसमें देखिए कौन कौन भाग लेता है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। देखिए इसमें आपका राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा, है ना, राज्यों के विधानसभा सभी सदस्य इसमें निर्वाचित होते हैं। और नए व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी, नए व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, किसको किसको शामिल किया गया है? तो दिल्ली और पुडुचेरी को। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे यहाँ पर राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। देखिए जितनी बार चाहे वह राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है। यह आपका अनुच्छेद 55 में वर्णित है ना। कहाँ वर्णित है? तो अनुच्छेद 55 में, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावित तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। मतलब राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार
होते हैं उनके लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावित तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, है ना। मतलब 50 उसमें आपका सदस्य प्रस्तावित जो प्रस्ताव को तैयार करते हैं और 50 उसमें अनुमोदक का काम करते हैं, तभी वह राष्ट्रपति के पद पर जाकर खड़ा हो सकता है कोई भी व्यक्ति। अगर किसी तरह का संबंधित मतलब निर्वाचन से संबंधित अगर किसी तरह का विवाद होता है ना, निर्वाचन से संबंधित किसी तरह का विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उसका निपटारा कौन करेगा, तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। और जब निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी ध्यान रखना है कि जो भी विवाद होगा उसका निपटारा कौन करेगा, तो उच्चतम न्यायालय करेगी, है ना। उसका निपटारा कौन करेगी, तो उच्चतम न्यायालय करेगी। और निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि, है ना, देखिए राष्ट्रपति अपने पद की ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। उसके पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उच्चाधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है ना। यानी राष्ट्रपति के कार्यकाल कितनी होती है, तो 5 वर्ष की होती है। तब वह पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद तक बना रहेगा जब तक उसका उच्चाधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यह वर्णित आपका किस में है, कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 में यह है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेना पड़ता है ना। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन जब वह अनुपस्थित हो, है ना, तो अनुपस्थित होने के तो वैसे कंडीशन में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेना पड़ता है ना। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। किस कंडीशन में, तो देखिए उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपने त्यागपत्र के द्वारा यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, है ना। मतलब उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए वह त्यागपत्र दे सकते हैं। जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे, है ना। इसकी सूचना किसको देंगे, तो लोकसभा के अध्यक्ष को। मतलब देखिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हुए, तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, तथा इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। तो ये कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 56 का
दूसरा। अनुच्छेद 56 का दूसरा भाग में यह वर्णित है कि वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए और त्यागपत्र देंगे और इसकी सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसको देगा, तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। राष्ट्रपति को हटाने का, है ना, राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस है वह आपका अनुच्छेद 61 में वर्णित है ना। कैसे हटाते हैं हम लोग, तो महाभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा, जो अनुच्छेद 61 में वर्णित है और जिसका एक ही आधार है ना, एक ही आधार है जिसके बल पर हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। क्या, तो संविधान का अतिक्रमण। अगर वो संविधान का अतिक्रमण करता है तब हम अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। और दोस्तों, यह क्लास आप आदित्य सिन्हा करियर क्लास के थ्रू से देख रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिसका इसमें हम लोग आज पहला भाग को देख रहे हैं। इसका दूसरा भाग आप अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। पहला भाग को हम लोग अभी देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लेख पर संसद के किसी सदन में भी, देखिए, उस पर अगर महाभियोग चलेगा तो वो किसी भी सदन में चल सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उसे धन की 1/4, है ना, यहाँ पर सदन होगा, है ना, महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले से ही लिखित सूचना दी जाए, जिस पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। राष्ट्रपति की रिक्ति, है ना, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसको 6 महीना के अंदर हर हाल में भर लेना होगा। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है ना, मान लीजिए 5 वर्ष हो गया है, तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा, अनुच्छेद 62 का 1 के दौरान, है ना। देखिए, राष्ट्रपति की रिक्ति के 6 महीने के अंदर भरना होगा। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति पहले ही कर लिया जाएगा, अनुच्छेद 62 का 1 के अनुसार। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो, है ना, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकता में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपयोग करता है ना। मतलब वरिष्ठतम सदस्य जो हो या फिर मुख्य न्यायाधीश, है ना, वरिष्ठतम सदस्य जो हो या फिर मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 70 के तहत वो राष्ट्रपति का कार्य करते हैं, है ना। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। इसका वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। देखिए, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। इसका वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में, है ना, देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल
के दौरान उनके वेतन और भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। 5 लाख रुपया इसका मासिक वेतन होता है जो आयकर से मुक्त होता है, और इसके वेतन तथा भत्ते जब राष्ट्रपति का कार्यकाल चल रहा है तो वहाँ पर कमी नहीं किया जा सकता है। संघीय देखिए, ये किसकी किसकी नियुक्ति करता है ना, ये किसकी किसकी नियुक्ति करता है। तो देखिए, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, नियुक्ति संबंधी अधिकार है ना। देखिए, नियुक्ति संबंधी अधिकार कि क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है। तो देखिए, राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना। देखिए, राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। एक बार और देख लें, भारत का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं मुख्य चुनाव आयुक्त के सहयोगी, है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त के सहयोगी, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व सहमति आवश्यक है ना। देखिए, कौन कौन सा ऐसा विधेयक है। तो देखिए, पिछड़ा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राजदूत तथा अन्य राजनयिक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य, इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम लोग बात करेंगे विधायी शक्तियाँ, है ना, कि विधायी शक्तियाँ क्या होती है। तो देखिए, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है ना। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे संसद के सत्र को आहूत करने का, सत्रावसान करने का तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार। ये किसके पास है, तो यह राष्ट्रपति के पास है। मतलब संसद के सत्र को वो बुला सकता है, उसकी समाप्ति कर सकता है तथा लोकसभा भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। दोस्तों, ये क्लास आप आदिति सिन्हा करियर क्लासेस के थ्रू से देख रहे हैं। इसमें आपका टॉपिक राष्ट्रपति चल रहा है, जिसका पहला भाग आज हम लोग देख रहे हैं, और अगले वीडियो में इसका हम लोग दूसरा भाग को देखेंगे। देखिए, तो देखिए, संसद के एक सदन में या एक से अधिक सम्मिलित दोनों सदनों में अभिभाषण करने का अधिकार है ना। अभिभाषण करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। ये लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात
प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति इसके पास है ना। देखिए, संसद के एक सदन में या एक से अधिक सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। ये लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। फिर नए राज्यों, है ना, देखिए, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं का प्रदर्शन, है, सीमाओं का परिसीमन करना, सीमाओं का परिसीमन करना, ये किसके पास निहित है? तो यह राष्ट्रपति के पास निहित है। तो दोस्तों, इस भाग में हम लोगों ने देखिए, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नामों के परिवर्तन संबंधी विधेयक। फिर धन विधेयक, है ना, धन विधेयक 110, इसकी मंजूरी कौन देगा? तो राष्ट्रपति। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, ये भी राष्ट्रपति के समक्ष ही आएगा। अनुच्छेद 117 का तीसरा भाग। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाला विधेयक कौन लाएगा? तो राष्ट्रपति लाएगा, अनुच्छेद 304 के आधार पर, है ना। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक, अनुच्छेद 304, ये राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है ना, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, है ना, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, अनुच्छेद 108 के अनुसार, अनुच्छेद 108 के अनुसार। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। यह आपका 113 के तीसरे भाग में वर्णित है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट को जाना, है ना, राष्ट्रपति के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट को जाना। आज इसका पहला भाग था। अगला भाग इसको आप लोग दूसरे यानी कल, है ना, यानी अगले वीडियो में इसका हम लोग अगले भाग को देखेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से, है ना, विदा लेता हूँ। मैं रुपेश सिन्हा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को बहुत ही, है ना, बहुत ही फ़ायदा होगा और बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोगों को मिलेगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।